अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुस्लिम इनहेरिटेंस का ये बैच नंबर 15 है और लेक्चर नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम कर चुके हैं क्लास वर्क और होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 10 हम यहाँ से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में जो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें मरने वाले ने अपने पीछे अपने वालिद को छोड़ा है, माँ को छोड़ा है, मदर को, ब्रदर और सिस्टर को छोड़ा है। अगर मेंशन नहीं है तो कंसीडर करेंगे कि वो रियल ही है। तो यहाँ पे फादर की कैटेगरी क्या होगी? फादर एबीएन होगा या जेड एफ प्लस एबीएन होगा या जेड एफ होगा? तीनों कैटेगरी में से क्या होगा? जेड एफ। जेड जेड होगा। एफ जेड एफ प्लस रेसिडुअल होगा। हाँ। बुक सबके पास हो तो एक बार ओपन कर लें, देखें क्या होगा। ठीक है। या असब, ये होगा असबाब नफसी। जब औलाद मौजूद ना हो, नो असबाब किड्स नफसी। प्रेजेंट, जब औलाद ना हो, क्योंकि यहाँ पे औलाद नहीं है मरने वाले की, तो वालिद साहब की कैटेगरी ए बी एन होगी। असबा बी नफसी यानी रेसिडरी होगा। और इसकी जो कैटेगरी है असबाबी नफसी की, चार कैटेगरी बताई गई थी: C1, C2, C3 और C4। C1 कैटेगरी में बेटा आता है, सन, ग्रैंड सन एंड सो ऑन। इसके अंदर फादर, ग्रैंडफादर, फिर यहाँ पे रियल ब्रदर, पैटर्नल ब्रदर, फिर रियल ब्रदर की किड्स, फिर पैटर्नल ब्रदर के किड्स, फिर रियल अंकल, पैटर्नल अंकल, फिर रियल अंकल के किड्स और पैटर्नल अंकल के किड्स। तो यहाँ पर जो फादर की कैटेगरी है वो असबा है, और असबा के अंदर वो दूसरे दर्जे की C2 कैटेगरी में वो आता है। मदर की कैटेगरी हमेशा ZF ही होती है, जबिल फरोज ही होती है। ब्रदर एंड सिस्टर, तो जो रियल ब्रदर है उसकी कैटेगरी कहाँ जा रही है? थर्ड। 3 के अंदर जा रही है। लेकिन जब कभी भी सिस्टर और ब्रदर एक साथ को एग्जिस्ट करेंगे, इनका डिस्कशन कहाँ पर है? सूरह निसा की आयत करीमा 176, यस्तफ्तूना का, जो कि आखिरी आयत करीमा है सूरह निसा की। वहाँ पे रियल ब्रदर और रियल सिस्टर के शेयर्स दिए गए हैं। तो इनकी जो कैटेगरी एग्जिस्ट करती है वो ए बी जी एग्जिस्ट करती है, असबा बिगैरी। बट यहाँ पर इनका कोई भी हिस्सा नहीं होगा। इनका कोई हिस्सा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नो शेयर किस लिए नहीं? फादर। ड्यू टू फादर है, ड्यू टू फादर प्रेजेंट। ड्यू टू फादर की वजह से कोई हिस्सा नहीं है। फादर की वजह से कोई हिस्सा इनका नहीं है। फादर को जाएगा आर, मदर का शेयर कितना होगा? हाउ मच? सच है। 1/6 होगा 1/3। या वन वन बाई बाय थ्री 1/6। 1/6। वन बाई वन बाय सिक्स सिक्स क्यों? रीजन? तो ये दो से ज्यादा भाई बहन 1/3। रहेंगे। 1/6 होगा ड्यू टू ब्रदर एंड सिस्टर। रियल ब्रदर और रियल सिस्टर की वजह से। अगर इसमें रियल ब्रदर ही होता या रियल सिस्टर ही होती तो फिर ये कितना होता?
केवल 1/3 होता। 1/3, 1/3, यस। फादर को जाएगा R। इसका मतलब बड़ा सिंप्लीफाइड हो गया क्वेश्चन, कि यहाँ पे ZF का जो शेयर चला गया वो 1/6 है, और जो असबा भी नफसी है, यानी 5%। यहाँ पर जो फादर साहब हैं उनको 1 - 1/6, यानी ये 6 हो जाएगा, 6 - 1 यानी 5/6। तो बड़ा आसान हो गया, फादर प्लस मदर, इनका हिस्सा 1/5/6 हो गया, और मदर का 1/6 हो गया। टोटल प्रॉपर्टी 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, 5 पार्ट इसको जाएंगे और एक इसको जाएगा, यानी 6/6। ठीक है जी, क्लियर? कोई कोई प्रॉब्लम इसके अंदर किसी है कोई समझ क्लियर, नहीं आ क्लियर। रहा हो? जी। हम क्वेश्चन नंबर 10 में किसी की कोई प्रॉब्लम? क्लियर है सब? क्लियर है इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में मरने वाले की माँ मौजूद है। माँ हमेशा एक ही कैटेगरी में होती है, ZF, प्राइमरी इज फिक्सचरर। औलाद मौजूद है, 3 बेटियां हैं। तो औलाद की मौजूदगी में माँ का हिस्सा कितना होगा? 1/6, ड्यू टू किट। तो यहाँ पे औलाद की वजह से माँ का हिस्सा इतना हो गया। अच्छा, अब वालिद साहब का जो हिस्सा है वो कितना होगा? वालिद साहब क्या ZF होंगे, जबिल फरूज होंगे, या असबा भी नफसी होंगे, या ZF प्लस ABN होंगे? 3 चॉइस हैं। ZF प्लस ABN। ZF प्लस जबरदस्त। ABN। ZF प्लस ABN। अगर ऐसा होता कि यहाँ पे अगर सन हो जाता तो वालिद साहब क्या हो जाते? ZF। सिर्फ ZF। सिर्फ ZF ZF। होते। वेरी गुड। तो यहाँ पर वालिद साहब जो होंगे, वो उनकी दो कैटेगरी एग्जिस्ट करेंगी, कि उनको जबल फरूज के नाते भी मिलेगा, और अगर कुछ बच गया तो असबा के नाते भी मिलेगा। तो 1/6 तो मिलना कंपलसरी है, R मिलेगा नहीं मिलेगा कैलकुलेशन करके देखना होता है। जो 3 बेटियां हैं वो ZF हैं, और ये हमेशा ZF होंगी। अगर ये अकेली हैं तो, लेकिन अपने अगर भाइयों के साथ में हो, यानी बेटा बेटी हों, तो असबा भी गैरी बन जाती हैं। दो या दो से ज़्यादा बेटियां हों, अगर एक ही बेटी हो तो उसका हिस्सा कितना होता है? 1/2। अगर टू और मोर हैं, दो या दो से ज़्यादा हैं, तो 2/3। टू बाई थ्री। बराबर की इक्वली शेयर शरीक होंगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2/3 इन 3 बेटियों का हो गया। इसलिए एक डॉटर का कितना हो जाएगा? 2/3, और डिवाइडेड बाय 3, यानी 2/9 एक बेटी का हिस्सा हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ये हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया। नाउ कम टू दी स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में टोटल शेयर ऑफ ZF निकालेंगे। टोटल शेयर ऑफ ZF, जिनके हिस्से कुरान करीम में फिक्स्ड हैं। तो यहाँ पर मदर है, फादर है, और 3D है। तो मदर का हिस्सा 1/6 है, फादर का 1/6 है, एक डॉटर का 2/9, दूसरी का भी 2/9, और तीसरी का भी 2/9। एलशियम कितना आ जाएगा, कोई बताएगा? 9। 9 हो जाएगा एलशियम? जी भाई, एनीबडी एल्स? 36। 32? नो नो। 32 से 36। कैसे कट जाएगा? 36। 18। 36। 18 लोएस्ट हो जाएगा, 18 इज यस 18, बेस्ट है। 18, यस 18। यस। 18 हो जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 9 से डिवाइड करेंगे, ये 2/9 की जगह कितना आएगा? हाउ मच? और 4। 4 हो जाएगा, क्योंकि 9 से फोर। डिवाइड करेंगे 18 को, 2 आ जाएगा, 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 4 आ जाएगा। कितना हो गया ऊपर वैल्यू? 4 से 9। 18। 18/18। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि ऐसा कोई
रूल नहीं है कि वालिद साहब अगर रेसिडुअरी है तो उसको मिलेगा। यहाँ पे आर की वैल्यू क्या आ गई? जीरो। ज़ीरो। तो ऐसा नहीं है कि वालिद साहब अगर जेड एफ और ए बी एन बन रहा है, प्राइमरी ईयर और सेकेंडरी बन रहा है, तो इसको ए बी एन मिलना कंपलसरी लाजमी है, क्योंकि रूल ये है सही बुखारी का कि पहले उनको हिस्सा दो जिनके फिक्स्ड हैं, जो बच जाए तो वो मिलेगा, बचना कंपलसरी नहीं है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? किसी का माइक पास में रखा हुआ थोड़ा सा दूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 11 में कोई प्रॉब्लम किसी को? बाकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग आप हाथ के हाथ निकाल सकते हैं कितना कितना परसेंटेज हो रहा है, क्योंकि परसेंटेज भी आना चाहिए निकालना, क्योंकि कुछ लोगों ने सवालात भेजे हैं लेकिन उसमें परसेंटेज मेंशन नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे जो 2/9 है उसका परसेंटेज कितना हो गया यहाँ पे, हर एक का अगर हम देखते हैं, मदर का शेयर 1/6 हो गया, यानी दैट इज 16.67% हो गया। और फादर का भी शेयर कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और ईच डॉटर का है वो 2/9 है, दैट इज 92.22% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 12 आपने होमवर्क करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में वाइफ की कैटेगरी क्या होगी? कैटेगरी ऑफ द वाइफ? जेड एफ। जेड एफ। डॉट। Z कितना उसको शेयर जाएगा यहाँ पे? 1/8। 1/8 रीजन? किड्स की डॉटर। वजह से डॉटर डॉटर है, बिकॉज ऑफ। ड्यू टू डॉटर उसको 1/8 जाएगा, सन होता तब भी इतना ही जाता। मदर हमेशा जेड एफ होती है, कितना शेयर जाएगा मदर को? 1/6 6। 1/6, ड्यू टू किड जो है इतना ही जाएगा। फादर का शेयर क्या होगा? जेड एफ भी होंगे फादर और ए बी एन भी होंगे। 1/6 तो जाना जाना है, लेकिन आर मिलेगा नहीं मिलेगा कांट से। ए की बेटी है, कितना शेयर होगा? 1/2। 1/2। तो पहला स्टेप बहुत ही मैंडेटरी है। स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्या चाहिए? यही लगा हुआ था। ये तो इसका है, टोटल शेयर ऑफ जेड एफ। टोटल शेयर ऑफ जेड एफ में वाइफ है, प्लस मदर है, प्लस फादर है, प्लस डॉटर है। जो वाइफ है उनका शेयर 1/, मदर 1/6, फादर 1/6, डॉटर 1/2। एल्शियम कितना हो जाएगा? हाउ मच? 24। 24 24। तो ये 3 हो जाएगा, 8 3 जा प्लस 4 प्लस 4 4 प्लस 4 + 4 4 + 12 12। कितना हो गया? 23/24। 23। 23/24 23/24, यानी कुछ बच गए। इसका मतलब स्टेप हम्म 3 में आर बचा है, वो है 1 - 23/24। ये 24 हो गया, 24 - 3 ये हो गया 1/24। तो स्टेप नंबर 3 में जो हम निकाल रहे हैं दैट इज शेयर ऑफ अभी नफसी है, शेयर ऑफ ए बी एन निकाल रहे हैं। तो ए बी एन में आर की वैल्यू निकाली, तो टोटल शेयर ऑफ फादर कितना हो जाएगा? दो तरीके से मिल रहा है। टोटल शेयर ऑफ
फादर को दो तरीके से मिल रहा है। एक तो जेड एफ के नाते मिल रहा है और एक आर के नाते मिल रहा है। तो जेड एफ की वैल्यू जो थी वो 1/6 थी, जो कि कुरान करीम में मौजूद है, और आर निकाला गया है। इनका एल्शियम हो जाएगा 24, और ये 6 4 ये 4 हो जाएगा, और ये एग्जैक्टली 1 आ जाएगा, यानी 5/24 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर फोर्थ स्टेप में हम टोटल शेयर्स निकालेंगे सबके। टोटल शेयर्स जब निकालेंगे तो यहाँ पर वाइफ प्लस मदर प्लस फादर प्लस डॉटर। तो वाइफ का शेयर तो वही रखेंगे जो कि था 1/8। मदर का 1/6 ही रखा जाएगा। और फादर का इंस्टीड ऑफ 1/6 अब कितना रखा जाएगा, 5/24। और डॉटर का 1/2। तो ये एल्शियम कितना हो जाएगा, 24। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा, यानी 24/24 हो जाएगा। तो वाइफ का जो शेयर है 1/8 मिल रहा है, यानी उसका जो परसेंटेज है वो 12.5% मिलेगा। मदर का शेयर 1/6 है, यानी 16.67% मिलेगा। डॉटर का शेयर 1/2 है, यानी 50% मिलेगा। और 5/24 जो होगा वो 20 फादर का जो शेयर है वो 5/24 है, दैट इज 20.83% हो जाएगा। क्लियर है? यस यस, क्लियर। Now come to the next question। ये क्वेश्चन आप लोगों ने होमवर्क करना है। दो होमवर्क आपके पास हो गए। क्वेश्चन नंबर 15। वाइफ जेड एफ है, मदर भी जेड एफ है, डॉटर भी जेड एफ है। अंकल कौन सी कैटेगरी में आएंगे? सब चचा कौन सी? असबाब है ना। असबाबी नफसी में, असबाबी नफसी की कौन सी कैटेगरी में आएंगे, C1 C2 C3 और C4? C3। हाँ, C3। C3 में तो ब्रदर की सी कैटेगरी होती है। या हाँ, 4 में। फोर फादर फोर की, में आएगा ये फोर। बेटे की होती है। 4 अंकल की ये हेलो होती है अंकल। C4। ओके। C4। तो C4। ये होगा असबा बी नफसी। अब चाहे वो सगे चचा हों या सौतेले चचा हों, ये आएंगे आपके पास C4 में। वाइफ का जो शेयर है वो 1/8 हो जाएगा, औलाद मौजूद है। मदर का शेयर 1/6 हो जाएगा, बेटी का 1/2 हो जाएगा, आर इनको चला जाएगा। तो वाइफ प्लस मदर प्लस डॉटर 1/8 प्लस 1/6 प्लस 1/2। जब आप लोगों को आ जाए करना तो बड़ा आसानी सवाल है, हर 2 मिनट में एक आप एक सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ये 3 हो गया, ये 4 हो 4 गया, ये 12 हो गया। हाउ मच, कितना हो गया? 19 19 बाई 24। 19। 24, यानी आर की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 - 19/24, ये 24 हो जाएगा। 24 - 19 यानी 5/24 हो जाएगा। इसका मतलब अगर परसेंटेज शेयर्स में ही निकालना है तो वाइफ का शेयर 1/8 हो गया, यानी 12.5% हो गया। मदर का शेयर 1/6 है, यानी 16.67% हो गया। डॉटर का शेयर 1/2 है, यानी 50% हो गया। और जो अंकल हैं, यानी अंकल का जो शेयर हो गया वो 5/24 हो जाएगा, यानी 20.83% हो जाएगा। किसी को कोई डाउट भाई यहाँ पे? एनी डाउट? क्लियर कुछ ना हो रहा हो, क्योंकि सारा रूल्स के ऊपर ही बेस्ड है। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। बिल्कुल। अगर यहाँ पर अंकल ना होते और इसकी जगह पर रियल ब्रदर होता,
तो कुछ हमें चेंज करना पड़ता सॉल्यूशन में? सिर्फ ये सी नहीं, आंसर वही आता? खाली C3 रहता, बाकी वही रहता। ठीक है, अगर रियल ब्रदर के किड हो जाता तब भी यही आंसर होता। जी। अगर रियल सही। ब्रदर की जगह पर पैटर्नल ब्रदर होता तब भी आंसर यही होता। बिल्कुल। और पैटर्नल ब्रदर का किड होता तब भी यही होता। तो इसलिए जो है बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं एक करने के बाद। तो 15 क्वेश्चन हो गया, कम टू द 16th क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 17। 17 में दो वाइफ हैं, दो ही डॉटर हैं और दो ही ब्रदर हैं। ब्रदर हो गया असबा, बी नफसी हो गया, और ये C3 कैटेगरी के अंदर आ गया है। मरने वाले की दो बेटियां हैं, यानी 2/3 हो गए। औलाद मौजूद है मरने वाले की। अब उसकी अगर एक बीवी होती तब भी औलाद की मौजूदगी में 1/8 जाएगा। अगर दो होंगी तब भी, तीन होंगी तब भी, और अगर चार होंगी तब भी 1/8 के अंदर ही बराबर की शरीक होंगी। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि अलग अलग हर वाइफ को 1/8 मिलेगा। 1/8 में इक्वल होंगी, इसलिए आपके पास ईच का जो हो जाएगा दैट इज 1/8, और उसको बाय 2 कर दें यानी 1/16 हर एक बीवी को मिलेगा। और जो टू ब्रदर हैं उनको आर जाएगा। तो स्टेप नंबर 2 में दो बार डब्ल्यू लिख लीजिए वाइफ, और दो बार डी लिख लीजिए। कुछ लोगों ने सवालात करके भेजे हैं, उन्होंने एक ही एक लिख दिया है कंबाइन करके, तो उसमें परसेंटेज फिर क्लियर कुछ लोगों ने किया है, अच्छी बात है, कुछ लोगों ने नहीं किया है, तो परसेंटेज भी क्लियर कर देना चाहिए था। तो यहाँ पे 2 से 2 काट दीजिए, हर एक का 1/3 हो गया। तो वाइफ का 1/16, दूसरी वाइफ का 1/16, पहली डॉटर का 1/3, दूसरी का भी 1/3। एलशियम कितना आ जाएगा, कोई बताएगा हाउ मच? 32। 32। 32। 32। 32 से कट जाएगा थ्री? नो। हम्म। थ्री से तो नहीं कटेगा फिर। कितना और थ्री, 16 थी और नो। 48 होना 48। चाहिए। 48. 48 होना 48। चाहिए। 48। 48। 48। अभी चूंकि आगे जब मल्टीपल डेथ होंगी तो एलशियम निकालना आसान नहीं होगा। उस केस में एक साइट होगी एलसीएम कैलकुलेटर के नाम से, वो आपको बता दी जाएगी। क्योंकि जो फिगर आएगी वो 5-6 राउंड में आएगी, तो टफ टास्क हो जाएगा, लेकिन वो अभी इंशाल्लाह 2 महीने के बाद वहाँ पे हम पहुँचेंगे। तो यहाँ पर ये 42 हो गया, 16 3 48, 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 16 और 16 हो जाएगा। तो 16 16 32 हो गया, और 50/48। कितना हो गया? 42/, हाँ, बोला। कितना हो गया? 16 38 बाई 48. 48। 32 और 38. 38। 38 बाई 48। 38/48। 38/48। 38/48। तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? 1 - 38/48। 48 आपके पास एल्शियम हो गया, ये 48 - 38 यानी 10/48। अब ये 10/48 आर निकला है, ये किसके लिए निकला है? ये टू रियल ब्रदर्स के लिए निकला है। ब्रदर्स के लिए। टू रियल ब्रदर्स के लिए निकला है, इसलिए एक रियल ब्रदर का कितना हो जाएगा? 10/48 और डिवाइडेड बाई 2, एक का कितना हो जाएगा? 5, चूंकि 2 से आप इसको काट देंगे 5 हो जाएगा। 5/48 हर एक रियल ब्रदर का हो जाएगा। तो जब फाइनल आंसर आप लिखेंगे, ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 था, ये स्टेप 3 था, ये स्टेप 4 में जब जाएंगे तो W+W+D+D+रियल ब्रॉड प्लस रियल, तो यहाँ पर 1/16 + 1/16 प्लस
1/3 +1/3 +5/48 +5/48। एलसीएम कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। ये 3 होगा, ये 3 होगा, ये 16 होगा, ये 16 ही होगा, ये 5 + 5 हो जाएगा, और ये 48/48 हो जाएगा। एनी डाउट? जिसको समझ नहीं आ रहा वही पूछ लें। फिर लास्ट टाइम पे 30 लोग थे क्लास में, आज भी 27 है, 3 अगर हाजिर हैं। और जो होमवर्क जो भेजा है वो 24 लोगों ने होमवर्क भेजा है। अच्छा रिजल्ट रहा है बाकी सारे बैचेस से, अल्लाह का शुक्र है कि 30 लोगों में से तकरीबन 24 लोग होमवर्क भेज रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। 18 जो है एक नया क्वेश्चन है, लेकिन इसमें मिलेगा नहीं उसको, ठीक है। यहाँ पे जरा इसको सेट कर दें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18 में हस्बैंड कौन सी कैटेगरी में आता है? असबाबी नफसी में या जेडएफ में? जेड ऑलवेज ऑलवेज जेड एफ एडेड में है। सर। ऑलवेज जेडएफ में आता है। डॉटर जेडएफ है। हाँ मैटरनल ब्रदर की कैटेगरी जेडएफ होगी या एबीएन होगी? ABN. जिन लोगों ने किताब पढ़ रखी होगी उनको से याद रहेगा, क्या कैटेगरी होगी, जेडएफ या एबीएन? ZF. ये जेडएफ। तो एडेड। और अगर मैटरनल ब्रदर के साथ में मैटरनल सिस्टर हो जाए तो क्या ये एबीजी बन जाएंगे या अभी भी ये जेडएफ रहेंगे? ये भी जी बन जाएंगे ना। हम्म। एक दूसरे के लिए इक्वली इनको मिलेगा। जो मैटरनल ब्रदर और मैटरनल सिस्टर हैं ये कभी भी एबीजी नहीं होते, हाँ, ये हमेशा ही जेड एफ होते हैं। अगर मैटरनल ब्रदर है तब भी जेड एफ है, मैटरनल सिस्टर है तब भी जेड एफ है, दोनों एक साथ जमा हो जाएं तब भी जेड एफ है। और इनका रेशियो 1:1 होता है, 2:1 इनका रेशियो नहीं होता है। ठीक। ओके ओके। तो इसके नाम से तो सूरा इन निसा की 12:4:12 में नाम तो मेंशन नहीं है मैटरनल ब्रदर मैटरनल सिस्टर का, बट जो मेजॉरिटी स्कॉलर्स हैं पूरे वर्ल्ड के, ऐसे मान के चल रहे हैं कि 98% स्कॉलर्स ऐसे हैं जो ये मान के चलते हैं कि ये मैटरनल ब्रदर मैटरनल सिस्टर के बारे में ही मेंशन किया गया है। तो ये जेड एफ है। और रियल ब्रदर की क्या कैटेगरी होगी? ये ए ए बी एन। एन है। ए बी एन। ए बी एन। अच्छा, अब हस्बैंड का शेयर कितना होगा औलाद की मौजूदगी में? 1/4। वन एक वन बटे फोर चार। वन कौन बाई फोर जी, कहाँ पे लिखा हुआ है कुरान करीम में, कौन सी आयत में है? 411 4:11 और 4:12? 12 4:12 के अंदर मेंशन है। डॉटर का शेयर 1/2 है, कौन सी आयत करीमा में है? ये 11 में। ये 4:11 के अंदर है। जो मैटरनल ब्रदर है इसका शेयर जो होता है, मैटरनल ब्रदर का शेयर होता है 1/6। मैटरनल सिस्टर का शेयर भी होता है 1/6। जब मैटरनल ब्रदर मिल जाएं टू और बाई मोर, थ्री। दो या दो से ज़्यादा, टू और आपके पास मोर हो जाएं, तो इनका जो शेयर है वो 1/3 में हो जाता है। टू और मोर हो जाएं, टू और मोर मैटरनल ब्रदर हो जाएं तो 1/3 में बराबर के शेयर होंगे। इसी तरीके से टू और मोर मैटरनल सिस्टर हो जाएं तब भी 1/3 में इक्वल शेयर होंगे। इसी तरीके से मैटरनल ब्रदर एंड मैटरनल सिस्टर को एग्जिस्ट करें तब भी इनका शेयर 1/3 होगा, और ये 1:1 के पार्टनर बनेंगे। अब यहाँ पर मिलेगा नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे रूल ये है
कि ड्यू टू डॉटर इसको हिस्सा नहीं जाएगा। नो शेयर ड्यू टू डॉटर, औलाद की मौजूदगी में, चाहे डॉटर हो या सन हो, यानी इनका कोई हिस्सा नहीं है, इनका कोई हिस्सा नहीं है, इन लोगों का कोई हिस्सा नहीं है, इनको कोई शेयर नहीं जाता। कब नहीं जाता? जब डॉटर मौजूद हो, ग्रांड डॉटर मौजूद हो, सन मौजूद हो, ग्रांड सन मौजूद हो, फादर मौजूद हो, ग्रांड फादर मौजूद हो, इसके अलावा इनको हिस्सा जाता है। इनकी एग्जिस्टेंस में इनका कोई हिस्सा नहीं जाता। तो ये सवाल आगे आ जाएंगे, इसलिए डिस्कशन कर लिया गया। तो यहाँ पे बचा हुआ जो वैल्यू है वो किसको जाएगा? रियल ब्रदर को जाएगा। ये पहला स्टेप था। कम टू दी सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में टोटल शेयर ऑफ जेड में हस्बैंड मौजूद है प्लस डॉटर मौजूद है। ये जेड तो है, लेकिन ड्यू टू डॉटर इसको शेयर नहीं गया। 1/4 1/2 एल्शियम 4 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि रियल ब्रदर का जो शेयर है, जो आर निकालेंगे, दैट इज 1 - 3/4, और ये 4 हो जाएगा, 4 - 3 यानी 1/4 हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्लियर कट हो गया, हस्बैंड का जो शेयर है 1/4 यानी 25% मिल रहा है, डॉटर को 1/2 यानी 50% मिल रहा है, और रियल ब्रदर का जो शेयर है वो कितना मिल रहा है? वो भी 1/4 यानी 25% मिल रहा है। तो रूल्स याद करना ज़रूरी है, बाकी तो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीज़न है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। अब यहाँ पे आप लोगों का होमवर्क है। इसमें कई रूल आप, इसमें 3 रूल आपको देखने पड़ेंगे। हस्बैंड का शेयर कितना होगा, मदर का कितना होगा, मैटरनल ब्रदर का कितना होगा, ये आपका होमवर्क। कितने होमवर्क हो गए अभी तक? 4। 4 होमवर्क हो गए। तो ये आपके लिए होमवर्क है, और रिक्वेस्ट ये, क्वेश्चन पूरा पूरा करके भेजें। कुछ लोग क्या करते हैं, केवल ये लास्ट वाला आंसर लिख के दे देते हैं, ये वाला। तो इससे कोई फायदा नहीं है। ये तो आप पता नहीं कैलकुलेटर से यूज कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं। मुझे पूरा आंसर चाहिए, जैसे कि मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। हम्म। सर मदर। एक बार क्वेश्चन नंबर 19 रिपीट कर देंगे प्लीज। क्वेश्चन नंबर 19 में हमने कहा कि इसमें 3 रूल्स आपने देखने पड़ेंगे। हम्म। शेयर ऑफ हस्बैंड देखना पड़ेगा, चूंकि औलाद नहीं है तो कितना जाएगा। शेयर ऑफ अच्छा। मदर देखना पड़ेगा, चूंकि औलाद नहीं है। हम्म। मैटरनल ब्रदर 3 हैं, उनके शेयर्स देखने पड़ेंगे। तो जो पतली वाली बुक है, मुस्लिम लॉज ऑफ इनहेरिटेंस है, इस्लामी कानून वरासत, उसमें इन सब के इंडिविजुअल शेयर देखें, और देखें उसके अकॉर्डिंग क्या कंक्लूजन निकलता है, फिर स्टार्ट करना शुरू करें। ओके थैंक यू। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है, कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 20। मदर क्या है यहाँ पे? जेड, डॉटर, जेड, ग्रांड फादर। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब हदीस भेजी थी, या ये आपके पास जो मुस्लिम लॉज ऑफ इनहेरिटेंस है, इसके उसमें जाएंगे रेफरेंसेस के अंदर, 9 पेज के बाद, चाहे राइट से खोलें लेफ्ट से खोलें, तो उसमें जहाँ पे ग्रैंडफादर हुआ, तो ग्रैंडफादर की रेफरेंसेस कहाँ पर हैं? मल्टीपल हदीस की किताबों में वहाँ मेंशन है कि अगर फादर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो फादर की जितनी कैटेगरीज थी वो तीनों ट्रांसफर कहाँ पर हो जाएंगी? ग्रैंडफादर के ऊपर। तो यहाँ पर ग्रैंडफादर भी इस वक्त जो बनेगा ZF+ABN। ABN C2। तो अब यहाँ पर मदर का तो शेयर हो जाएगा कितना? 1/, 1/6 हो जाएगा। डॉटर का 1/2 हो जाएगा। इसको 1/6 मिलेगा प्लस आर मिलेगा। तो इसका मतलब मदर प्लस ग्रांड फादर GF प्लस डॉटर 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/2, एल्शियम 6 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, यानी ओके। 5/6 हो गया। इसका मतलब आर की वैल्यू कुछ बचती है, 1 - 5/6, यानी ये 6 हो जाएगा। 6 - 5 1/6। इसका मतलब
दादा का हिस्सा 2 बार मिल रहा है, ग्रैंडफादर का जो टोटल शेयर हो जाएगा ZF प्लस R हो जाएगा, यानी 1/6 वैसे मिल रहा है, 1/6 अब मिल रहा है, यानी 2 बार 1/6 हो गया, 1+1 यानी 2/6 हो गया, यानी 1/3 हो गया। इसका मतलब अगर हम सब एक साथ रख लेते हैं तो मदर का, ग्रैंडफादर का प्लस डॉटर का, मदर 1/6, ग्रैंडफादर का 1/3 और डॉटर का 1/2, एलशियम 6 ही रहेगा। ये 1 हो गया, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, यानी 6/6 हो जाएगा। यानी इस केस में मदर का हिस्सा 1/6 यानी 16.67% है। ग्रैंड फादर को जो जा रहा है दैट इज 1/3 यानी 33% 33%। और डॉटर का है 1/2 यानी 50% जा रहा है। ठीक। बाकी आप लोगों में से जिन लोगों को स्लाइड्स बनाना आता है, प्रेजेंटेशन धीरे धीरे बनाते रहें, क्योंकि आपका पर काम ये है कि इसको सीखने के बाद अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू करें अपने अपने इलाकों में, मसाजिद में, मदारिस में, जहाँ जाएं, तभी इसका फ़ायदा हो सकता है। अब तो मुस्लिम पर्सनल लॉ भी एक मुहिम लेके चल रहा है चीज़ को बचाने के लिए, क्योंकि और उसमें ये पार्ट भी है, विरासत वाला पार्ट भी है, निकाह के हैं, तलाक के हैं और बहुत सारे मौजू हैं इसके ऊपर। तो एटलीस्ट एक पार्ट पे तो हम प्रैक्टिस कर लें पूरी। मैथमेटिकल बेस्ड है, देयर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट इन एनी, चाहे आप देवबंदी हों, बरेलवी हों, अहले हदीस हों, इस्लाही हों, फलाही हों, कासमी हों, मज़ाहिरी हों, देयर इज़ नो डिफरेंस, सबने इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 21 आप कर लेंगे, 21। क्वेश्चन नंबर 21 भी होमवर्क है। 5 क्वेश्चन हो गए हैं, आई थिंक 5 क्वेश्चन काफ़ी हैं, और जो पढ़ा दिया गया वो भी काफ़ी है। किसी के कुछ सवालात वगैरह हों तो पूछ सकता है। इतना काफ़ी है, धीरे धीरे लोड बढ़ाना शुरू करेंगे, इतना काफ़ी है आज के लिए। किसी कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन किसी का? जी। कोशिश ये कीजिए कि आप लॉजिकली अपनी डेथ करना शुरू कीजिए। जैसे मैंने एक किताब लिखी है, स्टार्टिंग में मैंने एक किताब लिखी, सबसे पहले जो मेरी किताब पब्लिश हुई थी वो ये वाली किताब थी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माई इनहेरिटेंस। ये मेरी पर्सनल बुक है। सबसे पहले मैंने इसी को ही प्रिंट करवाया पढ़ने के बाद, और सारे रिलेटिव्स में दे दिया और सारे स्टूडेंट्स को दे दिया, बहुत जगह स्प्रेड कर दिया गया। ये किताब आपको हर एक को अपनी किताब लिखनी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माई इनहेरिटेंस, मेरी प्रॉपर्टी का वितरण है कैसे होगा। तो इसमें मैंने 19 केस स्टडी बनाई। या मैंने एक विल लिख दिया अपने घर वालों के, रिश्तेदारों के लिए, रिलेटिव्स के लिए। उसके बाद जो प्रोसेस होगा मेरी डेथ के बाद, वो कफन दफन होना है, कर्ज होना है, अगर है तो वसीयत होनी है, वो भी यहाँ पे मेंशन कर दिया सारा का सारा। आयत करीमा के साथ में ये चारों राइट्स कर दिए। मेरे मरने के बाद मेरी ड्यूटीज़ क्या हैं, मेरे घर वालों पे, मेरे ख़ानदान के ऊपर ये बचती हैं। ये किताब डाउनलोड करके आप अपना एक काइंड ऑफ इनहेरिटेंस के फार्मूले बना के छोड़ दीजिए, क्योंकि मरने के बाद हम तो डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए नहीं आएंगे। हमारे जो फैमिली मेंबर्स होंगे, अल्लाह उनको तौफीक दे कि मरने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन करें। एटलीस्ट हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनको समझा के जाएं। अब मेरा जो करंट जो कंडीशन है वो ये है आज की डेट में, वाइफ मौजूद है, फादर हैं, मदर हैं, 4 बेटियां हैं, 3 भाई हैं, 2 सिस्टर हैं और एक मेरी दादी मौजूद हैं जो 104 साल की हो चुकी हैं, अभी 104 ईयर। माशाल्लाह। तो अगर आज मेरी डेथ हो जाती है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो आज अगर डेथ हो जाती है तो यहाँ पर ये पहली केस स्टडी मैंने लिख दी है, ये फर्स्ट केस स्टडी है। अगर आज मेरी डेथ होती है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये मैंने सारा जो आपको पढ़ा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग ये सारा लिख दिया है।
आज अगर ये होती है तो मेरी प्रॉपर्टी के 27, अभी तक जो आप सवालात कर रहे हैं उसमें इक्वल आ रहा है, राइट? अभी तक जितने सवाल किए हैं न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर इक्वल आ रहा है आपके केस में। ऐसे ही हो रहा है ना अभी तक? अभी जी किसी हाँ। सवाल में ऐसा नहीं हुआ कि ऊपर वाली वैल्यू बढ़ गई हो। तो ये नहीं अलग, नहीं। ये अलग से एक ये टॉपिक है जो आपके सवालात में आ जाएगा। ये कहलाता है डॉक्टराइन ऑफ ऑल, AWL, ऑल या एन वाओलाम। तो ये दो टॉपिक हैं लॉ ऑफ सक्सेशन में, डॉक्टराइन ऑफ ऑल। और समटाइम्स ऐसा भी होगा कि फॉर एग्जाम्पल 23/24 हो गया, 7/आपके पास 9 हो गया, ऐसे भी होगा। यानी न्यूमरेटर, यानी ये ग्रेटर देन है, समटाइम्स लेस देन की भी प्रॉपर्टी आएंगी। तो जब लेस देन आएगा तो उसको रद्द कहा जाता है, डॉक्टराइन ऑफ रिटर्न के नाम से जाना जाता है। तो मेरे केस में अगर डेथ मेरी आज होती है तो इतने हिस्से प्रॉपर्टी के किए जाएंगे, 27। तो यहाँ पे मेरी प्रॉपर्टी के 27 हिस्से होंगे। वाइफ को 3 हिस्से जाएंगे, फादर को 4, मदर को 4, 4 4 हर बेटी को जाएंगे। उसके बाद फिर मैंने लिख दिया कितना अमाउंट जाएगा। तो अब मेरे पास एक वसीयत लिखी होनी चाहिए, मेरे पास अब फ्लैट कितने हैं, मेरे पास कैश कितना है, मेरे पास बैंक में कितना है, मेरे पास ज्वेलरी कितनी है, मेरे पास लैंड कितनी है, ये कहीं ना कहीं मेरे पास मेंशन होना चाहिए। और हर एक की ड्यूटी है कि वो अपनी एक थोड़ा किताबचा बनाए और मेंशन करे कि नाम तो बीवी के है, लेकिन बीवी का नाम पढ़वा दिया गया था बाकी चीज़ों से बचने के लिए, लेकिन वो है मेरा ही। तो अगर ऐसा किसी ने किया कर रखा है कि बीवी के नाम कर रखा है, बच्चों के नाम कर रखा है, बट वो बीवी के नाम करा दिया गया है बाकी रजिस्ट्री को कम करवाने के लिए या किसी और पर्पस के लिए, लेकिन वो है आपका, या बीवी ने आपके नाम करा दिया है बट वो है बीवी का, तो वो उसकी एक जेरोक्स कॉपी बनाकर उस पर लिख दिया जाए कि भाई बीवी के नाम से तो है बट ये प्रॉपर्टी मेरी है, या हस्बैंड के नाम से तो है बट ये प्रॉपर्टी मेरी है। तो यहाँ पर वो फिर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे मरने के बाद। तो जो भी प्रॉपर्टी है उसका अमाउंट, कार, कोठी, बंगला, डायमंड्स, फार्मिंग लैंड्स, वॉट एवर, बिटकॉइंस, जो भी है उसका अमाउंट यहाँ रख दिया जाएगा। 27 डिवीजन हुए यहाँ रख दिए जाएंगे। और उसके बाद जो भी एक हिस्से का अमाउंट आएगा यहाँ रख दिया जाएगा। और बीवी को यहाँ दे दिया जाएगा, फादर को यहाँ, मदर को यहाँ। मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई। इतना करने के बाद भी औलाद नहीं करती है, भाई बहन नहीं करते हैं, वालिदैन नहीं करते हैं, अगर मैं उनकी ज़िंदगी में मर जाता हूँ तो फिर उनकी पकड़ होगी, मेरी पकड़ नहीं होगी। मेरी ड्यूटी केवल यहाँ तक है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कोई कमेंट्स करना जी चाहेगा यहाँ? सर। तो अगर सर आपने डिफाइन नहीं किया होता तो क्या पकड़ आपकी होती, मतलब मरने वाले की कोई पकड़ होगी? देखें जी, हदीस मौजूद है कि जो इंसान है, जो हस्बैंड है, उसके अंडर में कौन कौन आता है? हस्बैंड के अंदर में कौन कौन आता है? वालदेन, बच्चे, बीवी, उसका जो औलाद, वालदेन, बीवी। उसका जो दायरा है, पहली चीज तो ये कि इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक, तो क्या उसमें इनहेरिटेंस नहीं आता है? इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक में इनहेरिटेंस आता है कि नहीं आता है? जी भाई जवाब। आता है सर। भाई कुरान करीम का ही वर्ड है ना, पहली आयत करीमा यही नाजिल हुई वो ना। आएगा। तो इसका मतलब आता है जिस तरीके से रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात फ़र्ज है, इसी तरीके से वसी इसकी इनहेरिटेंस का अगर हम डिस्कशन करते हैं, फरीदा तम मिनल्ला है, वसिया तम मिनल्ला है, यूसी कमुल्ला है, तिलका हुदूदुल्ला है। तो इसके अंदर तो क्लियर कट 13-14 आयत में कह दिया गया कि अगर इनको मानोगे तो जन्नत मिलेगी, नहीं मानोगे तो जहन्नुम मिलेगी। तो इसका मतलब ये तो सीखना कंपलसरी है। तो इसका मतलब इसका इल्म हम सीखें और लोगों को सिखा के जाएं, चूंकि इब्ने माजा की 2719 हदीस नंबर मौजूद है, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु, वरासत का इल्म सीखो और सिखाओ, ये आधा इल्म है, ये भुला दिया जाएगा और सबसे पहले यही इल्म मेरी उम्मत से उठा लिया जाएगा। तो क्लियर कर सारे एविडेंसेस मौजूद हैं, प्रूफ मौजूद हैं, उसके बाद भी अगर हम नहीं करते हैं, तो अगर हम अपनी औलाद को दीनदारी बना के नहीं जाएं तो फिर फ़ायदा क्या होगा? दुनिया भर के हम इल्म सिखा रहे हैं, बायोलॉजी सिखा रहे हैं, बॉटनी सिखा रहे हैं, जियोलॉजी सिखा रहे हैं, एस्ट्रोनॉजी के लिए सब चीज़ सिखा रहे हैं, तो इसको भी सिखाने की ज़रूरत है। घर में एटलीस्ट 50 लोगों का या 70 लोगों का ये ख़ानदान है, एक फ़र्द को तो कम से कम आना चाहिए। अब एक को भी नहीं आता, अफसोस क्या, वो एक मोहल्ले की मस्जिद के इमाम हैं उसको भी नहीं आता, तो बड़ा मसला है। तो कोशिश ये कीजिए
कि अपने अपने इलाके में एक बंदा तो एक रेडी कीजिए जिसको ये पूरा आता हो निकालना। अक्सर देखा जाता है कि खुतबात इस टॉपिक्स पे नहीं होते, तो कोशिश कीजिए जो कमेटीज़ हैं उनमें या आरडब्ल्यूए की जो आपके पास ऑफिसेज हैं वहाँ पर इनके प्रोग्राम कंडक्ट करने की शुरुआत कीजिए। अवेयरनेस हो, उसके बाद फिर कैलकुलेशन हो। फिर किसी की डेथ हो जाए तो कैलकुलेशन किसी को आता हो। फिर किसी की डेथ हो जाए तो उसके घर जाके एटलीस्ट हमारी ड्यूटी ये बनती है कि हम उसके घर जाके अगर किसी का यही वाइफ फादर मदर चार डॉटर मौजूद हों तो आपका जो कमेटी है मस्जिद की उसकी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो जाए और बताकर आए कि आपके घर में इतने डिस्ट्रीब्यूटाइज टुकड़े होने हैं प्रॉपर्टी के, और मरने वाले की बीवी को चार हिस्से जाएंगे, फादर को इतने, मदर को इतने, और हर एक बेटी को इतने। इतना करना तो कंपलसरी है, जबरदस्ती आप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करा सकते। ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ कन्वे कर सकते हैं मैसेज को, फोर्सफुली नहीं कर सकते। अगर आपके पास पावर है तो फोर्सफुली कीजिए, बट मुझे नहीं लगता कि फोर्सफुली आप इस चीज़ को करवा सकते हैं। ये सारा दिल मुफ्ती साहब से आप फतवा भी लेते हैं तो फतवा तो आपको दे देंगे। मुफ्ती साहब का काम केवल इतना है कि जस्ट आपको आगाही कर दें भाई इसका शेयर इतना है, लेकिन मुफ्ती साहब वहां से आपको बाई फोर्स ये इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते जब तक कि कानून ना हो। इस्लामिक अगर लॉस चल रहे होते तो आपको जो है बाई फोर्स भी आपको देना पड़ जाता है, जैसे कि अरब ममालिक के अंदर है। जिस मुल्क में आप रहते हैं वहाँ तो आप बाई फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ तो एक नया लॉ आ रहा है। क्या लॉ आ रहा है कि सन और डॉटर को क्या मिलेगा? जी भाई, इक्वल। इक्वल मिलेगा। तो अब मरने वाले की माँ को भी नहीं जाएगा हिस्सा और ना बाप को जाएगा। कोई शख्स मरा था उसकी माँ को जाना है ना बाप को जाना है, जैसे हिंदुइज्म के अंदर नहीं जाता है जी। देयर इज नो शेयर ऑफ द मदर एंड फादर। हिंदुइज्म के अंदर देयर इज नो आपके पास शेयर ऑफ द मदर एंड फादर, जब तक कि उनको विल ना किया जाए। तो यहाँ पे सिर्फ बराबर बेटे और बेटियों को मिल जाएगा, जो कि इस्लामी कानून के खिलाफ है। हमें रूल्स बनाने हैं इस्लामी कानून के अकॉर्डिंग, तो हमें कोर्ट जाने की ज़रूरत ही नहीं है इस वाले मैटर को लेकर। जब हम कोर्ट में लेके जाएंगे तो वहाँ तो यूज़ हो ही नहीं सकता है। मैंने अभी तक एक भी लॉयर नहीं देखा। हो सकता है आपके बैच में भी कोई लॉयर साहब मौजूद हैं, हो सकता है उनको बुरा लग जाए, अच्छी बात है कि उनको भी लॉज ऑफ इनहेरिटेंस नहीं आता, क्योंकि लॉ ऑफ सक्सेशन में जो हम पढ़ के आते हैं वो थ्योरेटिकल पढ़ के आते हैं कॉलेज से, वहाँ मैथमेटिकल नहीं पढ़ाया जाता है। तो अगर लॉयर्स लोग भी नहीं सीखेंगे तो यहाँ पे जो मुफ्ती हजरात हैं और जो लॉयर्स हैं उन लोगों को एक दूसरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ताकि जो ये फतवा दें ये वहाँ पे इम्प्लीमेंट करा दें उसको। तो जब इधर ही नॉलेज नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी गांव हैं तो वहाँ पे पंचायत के थ्रू ये काम करवाया जा सकता है। घर में अगर दीनदार ये तो घर के जो बड़े बड़े लोग हैं वो मिलके इसको हल करवा सकते हैं, तो इसको हल करवाने की ज़रूरत है। अदरवाइज तो आप ये देखेंगे कि आयत करीमा 11 जो है सूरा निसा आयत नंबर 10 जो है, अगर आप उसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, इन्नल लदीना याकुलूना अम्वाल यतामा जुल्मा इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा। तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए कि हम जो है जो यतीम का जो माल है वो क्या कर रहे हैं, अपने पेटों में खा रहे हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं, आग भर रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा सा गौर व फिक्र करें तो मैंने एक जो पेपर लिखा है, एक इसमें क्या नाम है, तकसीम मिरास की अहमियत में, उसमें मैंने लिखा है कि हम शादी ब्याह भी कर रहे हैं, तोहफे भी ले रहे हैं, दे भी रहे हैं। हमें ये भी पता है कि हमारा जो फ्रेंड है, हमारा जो भाई है, उसने जो है सारा पैसा गबन कर लिया है। हमारे दोस्त ने अपनी बहनों के हक नहीं दिए, सारा पैसा गबन कर लिया है, यानी उसके पास हराम का माल मौजूद है। उसने प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन ना बहनों को एक नहीं दिया, अपने पास सारा रख लिया। और वो हमें शादी पर बुला रहा है और हम शादी पे जा रहे हैं ये जानते हुए भी कि उसने अपनी बहनों के हुकूक नहीं दिए हैं, यानी उसने माल को जबरन रख लिया है, और उसी माल से हम दावत भी खाने जा रहे हैं। तो क्या ये इफेक्ट करेगा आपके अखलाक के ऊपर कि नहीं करेगा जी? करेगा। एक जहर है, एक जहर है, मैं आपको दावत में बुलाकर जहर दे दूं या आप जहर खुद खरीद के खाएं, उसका इफेक्ट दोनों में बराबर होगा या अलग अलग होगा? सेम है सर। सेम होगा। इक्वल होगा। 10 ग्राम जहर आप मेरे घर पे खा लें, अपने घर पे खा लें, इफेक्ट तो पूरा होना है। तो जब हमारी बॉडी के अंदर ही हराम माल जाएगा तो फिर दुआएं तो
कबूल होने का कोई शायद सेंस पैदा होता नहीं है। तो कोशिश कीजिए इसको जितना प्रोपेगेट कर सकते हैं, पहले अवेयरनेस फैलाएं। उसके बाद दूसरा मेथड है कैलकुलेशन वाला। तीसरा है जब कैलकुलेशन आ जाए तो मस्जिद के जो मेंबरान हैं उनसे मुलाकातें करें और कहें कि भाई जब कोई शख्स मर जाए तो वहाँ पे एक फॉर्म बनाएं। मस्जिद के कमेटी वाले एक फॉर्म बनाएं, उस फॉर्म के अंदर मेंशन करें कि भाई डेथ किस बंदे की हुई है, डेट ऑफ डेथ कब हुई है, और उसके जो लिस्ट है पूरी लिस्ट प्रिंट करके दें। फादर, मदर, हस्बैंड, रियल ब्रदर, जो कितने लोग हैं जो लिस्ट में मैंने आपको पढ़ा है स्टार्टिंग के अंदर, 4 मेल हैं, 8 फीमेल हैं फिक्शरर के अंदर, फिर असबाबी नफसी के अंदर पूरी लिस्ट है, यानी 25-26 लोग बन जाते हैं। उसमें उसको कहें कि इसमें मस्जिद से ये ऐलान तो हो गया फला शख्स की डेथ हो गई है, लेकिन जब वो आए तो उसको ये फॉर्म आप दें कि फॉर्म भर के मस्जिद में जमा करने का है कि जो शख्स मरा है क्या उसका बाप मौजूद है, टिक करो, टिक करके लाना है। फादर भी मौजूद है, मदर मौजूद है, कौन कौन मौजूद है, ये फिर जमा हो जाएगा कमेटी के अंदर। जो मुफ्ती साहब होंगे वो देखेंगे कि भाई कितने कितने लोग बचे हैं, कितने किसकी डेथ हुई है। फिर वो इस तरीके से निकाल के कि फला शख्स की डेथ हुई है, उसकी माँ का, उसके जो है डेथ के बाद 27 टुकड़े होंगे उसकी प्रॉपर्टी के, 3 डिवीजन उसकी माँ को जाएंगे, 4-4 उसके फादर मदर को, 4-4 उसकी बेटियों को जाएंगे। इतना करने के बाद जो मस्जिद की कमेटी के कुछ लोग हैं, मुफ्ती साहब हैं, 3 दिन के बाद उसके घर चले जाएं और ये समझा कर आ जाएं। ये इतनी ड्यूटी उनकी बनती है बस। जबरदस्ती हम नहीं कर सकते ना, तो हम उनसे ये पूछ रहे हैं कि आपके यहाँ करोड़ों की प्रॉपर्टी है, अरबों की, हमसे बता रहे हैं इतना परसेंटेज जाना है इसको बस। और अगर इतनी अच्छी माशाल्लाह माशरा है, निज़ाम सिस्टम है कि भाई आपके कहने पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है तो बड़ी अच्छी सी बात है। फिर तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती है। आज की क्लास में यहीं फिनिश करते हैं, और क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो आ, आज वीडियो सुनने के बाद 2 दिन के बाद सबमिट करना शुरू कर दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह खैर।